जी बेटा बच्चे आगे। अरे नहीं यार, नहीं पढ़ना है यार, तफरी किस बात की यार। आपको पता है आपका कंसोलिडेशन का टीचर बहुत सीरियस है। बस जस्ट गिव मी अ मिनट, स्टार्ट ले रहे हैं इंशाल्लाह। एक तो ये एक नई कहानी शुरू हो जाती है, आई डोंट नो कहां से आ जाता भाई। ये तो बुलाया भी नहीं, अल्लाह माफ करे, क्यों आ रहा है यार। एक मिनट दीजिएगा यार, एक मिनट, स्क्रीन शेयर करनी है यार। व्हाइट बोर्ड क्यों खोल लेते हैं भैया, व्हाइट बोर्ड मत खोला करें यार। व्हाइट बोर्ड बीच में कहां से आ जाता है। शेयरिंग क्लोज द व्हाइट बोर्ड, ओके। एक मिनट दिए बड़े, थोड़े ज्यादा ही यहाँ पे। जी स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना सबसे? यस सर। आई बिलीव यस। बस में एक मिनट दीजिएगा प्लीज, बस पे स्टार्ट ले रहे हैं इंशाल्लाह। चलें बेटा स्टार्ट ले रहे हैं, बस टाइम आ गया कि अब स्टार्ट ले लें। जी लास्ट क्लास में अगर आप रिकॉल करें तो हम एक चीज सीख चुके हैं, पार्शियल गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, फुल गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सुनो। और प्लस वी हैव सीन इंपेयरमेंट लॉस, और हमने इस पे भी डिस्कशन की थी कि बेसिकली फुल गुडविल और पार्शियल गुडविल में मेन डिफरेंसेस क्या हैं, और व्हाई फुल गुडविल मेक्स मोर सेंस देन पार्शियल गुडविल। तो बेटा अब जरा हम सेकंड अपनी कंसोलिडेशन की आई बिलीव क्लास की बात करते हैं कि क्या सिनेरियो है क्या सिनेरियो नहीं है। जस्ट अ मिनट, पहले एक छोटी सी एग्जांपल कर रहे हैं ताकि प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था थोड़ा सा आपको याद आ सके। बोला सर हमें कुछ याद नहीं आ रहा, गुड है बेटा, सही चल लो, बहुत आगे जाओगे बेटा, बहुत आगे जाओगे अगर कुछ याद नहीं आ रहा, अल्लाह माफ करे। APLC acquired 80% holding in BPLC on 1/1/2022. Cost of investment
200,000 है जी। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए दिया जा रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए लेट्स से 60,000। मैसेज सब याद है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 200,000 है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए 60,000 है। बीबीएलसी, बेटा बीबीएलसी की अगर हम बात करें तो बीबीएलसी का शेयर कैपिटल दिया जा रहा है आपको। बेटा बीबीएलसी का शेयर कैपिटल दिया जा रहा है 50,000। शेयर प्रीमियम दिया जा रहा है 20,000। रिटेन अर्निंग्स at 1/1/2022 50,000। अच्छा, इसके अलावा आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस दिया जा रहा है। रिवैल्यूएशन सरप्लस 1/1/2022 को 10,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस दिया जा रहा है। रिक्वायर्ड है आपको सिर्फ गुडविल निकालनी है और कंपनी की पॉलिसी है फुल गुडविल जी। वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट फुल गुडविल निकालनी है एट एक्विजिशन। आई बिलीव बहुत ही आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर थोड़ा सा फासले पे पड़ा हुआ है। आई बिलीव के कैलकुलेटर आ गया भाई, आ गया। अच्छा जी, तो जल्दी से बेटा गुडविल निकाल लेते हैं, बाकी बातें चलती रहेंगी, गपशप होती रहेगी। अबे कौन सी गपशप सर, इधर जान पे पड़ी, अब बोलो गपशप होती रहेगी, चल क्या रहा है। कंसोलिडेशन बेटा टॉपिक का नाम है। ओके, कंसोलिडेटेड गुडविल बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जूम इन जूम आउट की जरूरत नहीं भाई, ये देखो पिक्चर ले लो पिक्चर। ये जूम इन जूम आउट करेंगे तो बाद में हमारा पीडीएफ ही खराब होगा, अल्लाह माफ करे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटा पेरेंट की जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 200,000 है। फेयर वैल्यू एनसीआई एट एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितनी है भाई? 60। बेटा ये हो गया 260। क्या बात है, क्या बात है। अबे 2 लाख में 60 ऐड करेंगे तो 260 होगा, किसी से भी पूछ लो। लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। खरीदा किसको है? बी को। किसने? ए ने। बेटा नेट एसेट की हेडिंग के नीचे इक्विटी के सारे आइटम्स आ जाएंगे, बिकॉज नेट एसेट बराबर है इक्विटी के। शेयर कैपिटल बेटा शेयर कैपिटल है 50। शेयर प्रीमियम और एक बच्चा कह रहा है सर आप बहुत फास्ट जा रहे हैं। हम तो जा ही नहीं रहे मेरे भाई, हम तो जा ही नहीं रहे, रुके पड़े। अबे लास्ट क्लास वाला बेटा, लास्ट क्लास वाला रिपीट करा रहा हूं मां सदके। अबे नया थोड़ी है यार, अल्लाह माफ करे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा है 2 लाख, फेयर वैल्यू एनसीए लिखा है 60,000, दोनों को ऐड कर दो 260। अबे 260 लिखने में 2 मिनट थोड़ी लगाएंगे। लेस कर रहे हैं फेयर वैल्यू नेट एसेट एट एक्विजिशन, शेयर कैपिटल 50, शेयर प्रीमियम कितना भाई? बेटा शेयर प्रीमियम 20, शेयर प्रीमियम 20।
चल कर लो भाई, अब तो सही है ना। शेयर प्रीमियम 20, रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन 50, रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन 50, रीवैल्यूएशन एट एक्विजिशन मौजूद है भाई, रीवैल्यूएशन सरप्लस भी है, रीवैल्यूएशन सरप्लस भी है, रीवैल्यूएशन सरप्लस भी है 10,000। अब बेटा एक मुश्किल स्टेप आ रहा है, इन चारों को ऐड करना है। 1,30,000 शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम प्लस रिटेन अर्निंग प्लस रीवैल्यूएशन, इन तीनों को ऐड कर दें आप। इन तीनों को ऐड करो तो 130 आता है, 130। और 260 में से 130 माइनस करो तब भी 130 आता है। ये महज इत्तेफाक है। कंसोलिडेटेड गुडविल, बेटा चेक कर लें, इतना हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। बेटा अरे 3 दफा रिज्वाइन कर लिया, इसमें हमारा क्या कसूर है बेटा। ये बाकी बच्चों के पास स्क्रीन आ रही है कि नहीं? बेटा बाकी बच्चे बता रहे हैं भाई, स्क्रीन आ यस रही है सर, कि आ रही नहीं? है। बाकी बच्चे आ रही है, आ रही है, आ रही है। बेटा आप चेक कर लो, अब हम पे नहीं डालो बेटा। तो एक बच्चे का मसला हो रहा है बेटा, हम पे मत डालें प्लीज। अबे आ तो गई ना नहीं बेटा, तो फिर आप क्या बोल लो? अच्छा आप नहीं बोल रहे बेटा। अब हम अफनान बेटा, हम कहां से नजर आएंगे? अल्लाह माफ है। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। क्या बुजुर्ग बंदे हम लोग भाई। क्वेश्चन दिखा दें एक बार, क्वेश्चन एक बार ही दिखाएंगे बेटा, बार बार नहीं दिखा सकते। ये देखो, चेक कर लो सवाल। सवाल देखा जा सकता है सर, सवाल देखा जा सकता है, सवाल देखने में कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने मुझे बताना है, ये रिकॉर्डिंग आपको लास्ट प्रीवियस रिकॉर्डिंग से भी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह, उम्मीद अल्लाह की जात है। आवाज आवाज बताएं बेटा, लास्ट टाइम से बेहतर लग रही है ये सुनो, आवाज का बताएं बेटा, आवाज का। अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अकबर भाई, बस बुजुर्ग बना दिया भाई। सही चल लो बेटा, सही चल लो। अब बेटा जरा गुडविल से आगे भी चलते हैं, क्योंकि कंसल्टेशन में खाली गुडविल नहीं पढ़नी होती, और भी बहुत सी चीजें हैं। ओए ओए यार, बस काश ऐसा होता। चलें कोई बात, अल्लाह माफ करे। अकाउंटिंग की आलिम अल्लाह बना दे तो वो भी बहुत है हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें बेटा जरा आगे चलते हैं। नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट्स। और भाई गुडविल का पता लग गया, गुडविल की अंडरस्टैंडिंग भी याद करें। गुडविल का मतलब था कंसीडरेशन पेड ओवर एंड अबव द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड। जो नेट एसेट आप एक्वायर्ड करते हैं उनकी फेयर वैल्यू से जितना ज्यादा आपने पे किया वो गुडविल है। अच्छा कोई आपसे ये पूछ सकता है, मिसाल के तौर पे आपको कोई फनकार टकरा गया और उस फनकार ने कहा ये बताओ, आप गुडविल का मतलब ये बता रहे हो कि कंसीडरेशन पेड ओवर एंड अबव द फेयर वैल्यू नेट एसेट एक्वायर्ड। तो कोई फनकार आपसे ये पूछ सकता है यार आपने फेयर वैल्यू नेट एसेट एक्वायर्ड से ओवर एंड अबव पेमेंट की ही क्यों? भाई आप तो बोल रहे हो ना कि फेयर वैल्यू नेट एसेट से जितना ज्यादा दे रहे हैं दैट इज गुडविल। मान लिया, वो कह रहे हैं लेकिन आपने ज्यादा पेमेंट क्यों की? उसका जवाब है बेटा, बेटा चलता हुआ बिजनेस खरीद रहे हो, चलता हुआ बिजनेस, कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है भाई। जब एक चीज ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है तो वो अपना बिजनेस जब आपको बेचेंगे तो बेटा गुडविल के पैसे भी तो लेंगे ना। जीरो से बिजनेस इनकॉर्पोरेट करना और चलते हुए बिजनेस को लेने में फर्क है। तो एक ऐसा बिजनेस जिसकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है, उसको जब आप खरीदेंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक द पेमेंट अगेंस्ट द गुडविल एज वेल। दिस इज द रीजन व्हाई डू वी मेक पेमेंट अगेंस्ट द गुडविल, because we are acquiring a business which has a valid going concern assumption, so we have to make payment against the goodwill as well. अब बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं और प्लीज सुनिएगा ध्यान से मेरी बात।
एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट सुनिएगा क्या है बेटा। जब आप एक सब्सिडरी को, जब पेरेंट सब्सिडरी को एक्वायर करेगा, पेरेंट उसे कहते हैं जिसके पास मोर देन 50% होल्डिंग हो सब्सिडरी में, जिसके पास मोर देन 50% होल्डिंग हो सब्सिडी में। तो ये कंपनी हो गई पेरेंट, ये कंपनी हो गई सब्सिडरी। जब पेरेंट सब्सिडी को एक्वायर करता है तो प्लीज सुनिएगा, एट एक्विजिशन आपको सब्सिडी के तमाम नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लाना होगा। रिपीट, जब पेरेंट एक सब्सिडी को एक्वायर करता है तो एट एक्विजिशन पेरेंट को सब्सिडी के तमाम नेट एसेट को फेयर वैल्यू पे लाना होगा। ये आईएफआरएस 3 की रिक्वायरमेंट है भाई। एट एक्विजिशन आप तमाम नेट एसेट को इसमें लेकर आओ, फेयर वैल्यू पे लेकर आओ। ओके, फेयर वैल्यू पे क्यों लेकर आओ, उसकी लॉजिक बहुत आसान है। एक्चुअली हमने इन्वेस्टमेंट की है, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है तो आई रियली वांट टू नो कि जो चीज मैंने एक्वायर की है, जो नेट एसेट मैंने एक्वायर की है, आई एम इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ दोस नेट एसेट व्हिच आई हैव एक्वायर्ड rather than the book value because it is my investment, I have invested। ठीक है जी। अगर पेरेंट को सब्सिडी के तमाम नेट एसेट्स को एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू पे लाना होगा तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जागते रहिएगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। उस कॉन्सेप्ट का नाम है भाई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट? सुनिएगा, एट एक्विजिशन आपको सब्सिडी के तमाम नेट एसेट को उसकी फेयर वैल्यू पे लाना होगा। ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि सब्सिडी की बुक्स में कैरिंग अमाउंट कुछ और हो और एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू कुछ और हो। इट इज पॉसिबल सब्सिडी की इंडिविजुअल बुक्स में कैरिंग अमाउंट कुछ और आ रहा हो और उसकी फेयर वैल्यू कुछ और हो। तो दो चीजों का जो डिफरेंस है, एट एक्विजिशन कैरिंग अमाउंट और एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस है, उसको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कहते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। देखते रहेगा। लेट्स से एक सब्सिडरी है, एट एक्विजिशन एग्जामिनर कह रहा है भाई कैरिंग अमाउंट जो है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का मान लेते हैं कि 10 मिलियन है। एट एक्विजिशन सब्सिडी के पास प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का कैरिंग अमाउंट है 10 मिलियन। एग्जामिनर कह रहा है भाई जो फेयर वैल्यू है ना, फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की, वो कह रहा है फेयर वैल्यू 15 मिलियन है। सब्सिडी की इंडिविजुअल बुक्स में कैरिंग अमाउंट 10 मिलियन है एट एक्विजिशन, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है भाई एट एक्विजिशन उस वो जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है जिसका कैरिंग अमाउंट 10 है, उसकी फेयर वैल्यू 15 मिलियन है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का जो डिफरेंस है 5 मिलियन, इसे कहते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। इसे कहते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। रिपीट, एट एक्विजिशन सब्सिडी की बुक्स में कैरिंग अमाउंट कुछ और हो सकता है और उसकी फेयर वैल्यू कुछ और हो सकती है। दोनों के डिफरेंस को फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कहते हैं। और ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कब अराइज होती है? एट एक्विजिशन। और दो चीजों का डिफरेंस होता है, सब्सिडी की इंडिविजुअल बुक्स में कैरिंग अमाउंट का डिफरेंट होना और एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू का अलग होना। दोनों का डिफरेंस क्या होता है? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अब इसका आगे क्या होगा ट्रीटमेंट बताऊंगा, लेकिन पहले एक चीज समझो। दिस इज वन वे टू गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के एग्जामिनर इज सेइंग कि यार कैरिंग अमाउंट 10 है, फेयर वैल्यू 15 है, डिफरेंस 5 मिलियन, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई। अब मेरी बात सुनिएगा, कभी कभी ना एग्जामिनर इस तरह से इंफॉर्मेशन नहीं देता, कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्टली बता देता है, डायरेक्टली भी बता देता है एग्जामिनर के भाई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, वो डायरेक्टली बता रहा है भाई 5 मिलियन है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में, जाओ। उसने खुद ही बता दिया, उसने खुद ही बता दिया भाई 5 मिलियन है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बस हमें बस ये पता होना चाहिए यार ये फेयर वैल्यू का चक्कर क्या है। एट एक्विजिशन सब्सिडी की बुक्स में कैरिंग अमाउंट कुछ और हो सकता है और फेयर वैल्यू कुछ और, दोनों का डिफरेंस बेसिकली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। अच्छा, अब करना क्या है? अब बातें समझनी है। इस वक्त मैं और आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, लेकिन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किसकी पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की, डेप्रिशिएबल एसेट की। अब जरा सुनिएगा होगा क्या।
जब हम कंसोलिडेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो हमारा पहला स्टेप होता है उसमें हम ग्रुप की स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं। कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में हमारा पहला स्टेप है टू फाइंड आउट द ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर में हम देखते हैं पेरेंट की होल्डिंग कितनी है, एनसीए की होल्डिंग कितनी है, प्लस हम डेट ऑफ एक्विजिशन देखते हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर में तीन चीजें देखी जाती हैं जी, पेरेंट की होल्डिंग कितनी है, एनसीए की होल्डिंग कितनी है, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है। सेकंड जो हमारा स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी देख रहे होते हैं। अच्छा, नेट एसेट ऑफ सब्सिडी कैसे देखते हैं प्लीज देखिएगा, तीन कॉलम बनते हैं। एक को कहते हैं एट एक्विजिशन, कि भाई एक्विजिशन में नेट एसेट कितने हैं। एक को कहते हैं एट रिपोर्टिंग डेट, कि भाई रिपोर्टिंग डेट पे नेट एसेट कितने हैं। और यहां आता है पोस्ट एक्विजिशन, रिपीट बेटा। सेकंड स्टेप में बेसिकली क्या होता है, सेकंड वर्किंग के अंदर क्या होता है, हम नेट एसेट ऑफ सब्सिडी देख रहे होते हैं जिसमें तीन कॉलम बनते हैं, एट एक्विजिशन, एट रिपोर्टिंग डेट एंड पोस्ट एक्विजिशन। अब देखिएगा, एट एक्विजिशन आप सब्सिडी का शेयर कैपिटल ले लोगे, रिपोर्टिंग डेट पे आ जाएगा शेयर कैपिटल। अगर शेयर प्रीमियम है, जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एग्जामिनर नहीं देता, अगर देगा तो शेयर प्रीमियम आ जाएगा। इसके बाद रिटेन अर्निंग्स। अब बेटा रिटेन अर्निंग्स एक्विजिशन वाली भी आएगी और रिपोर्टिंग डेट पे भी आएगी। अज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट में जान डालने के लिए मैं कुछ वैल्यूज अपने से लिख रहा हूं, सिर्फ फॉर्मेट समझाने के लिए, ताकि फॉर्मेट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। बेटा शेयर कैपिटल 10,000, शेयर कैपिटल 10,000, ठीक है जी। क्या F5 का लेवल हो या F7 का लेवल हो, उसमें शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम चेंज नहीं होता, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा, शेयर प्रीमियम चेंज नहीं होगा। रिटेन अर्निंग की अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि ये 20,000 है और ये ले लेते हैं 25, इसका मतलब है पोस्ट एक्विजिशन में 5,000 की रिटेन अर्निंग है। एट एक्विजिशन अगर 20,000 की रिटेन अर्निंग है, रिपोर्टिंग डेट पे 25,000 है, तो पोस्ट एक्विजिशन में जो रिटेन अर्निंग का चेंज है वो 5,000 है। अब सुनिएगा, शेयर कैपिटल आ गया, शेयर प्रीमियम आ गया, रिटेन अर्निंग आ गई। इसके बाद बेटा आती है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, इसके बाद आएगी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अब फॉर एग्जांपल यूं ले लेते हैं कि आपके पास प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का कैरिंग अमाउंट है, मान लेते हैं जी 50,000। एग्जामिनर इसकी फेयर वैल्यू आपको 70 दे रहा है, इसका मतलब हुआ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी हुई, इसका मतलब हुआ बेटा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी 20,000, क्योंकि कैरिंग अमाउंट 50,000 है और एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू बता रहा है 70। तो बेटा जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई वो कितनी होगी, 20,000। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इज 20,000। अब इस 20 का होगा क्या, जरा जागते रहिएगा बेटा। यहां लेंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 20,000, एक्चुअली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो कि पॉजिटिव है उससे आपके नेट एसेट बढ़ेंगे। अब अगली चीज सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना है बेटा। ये जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है इसको देख लेते हैं। एट एक्विजिशन सब्सिडी के पास जो कैरिंग अमाउंट है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का वो 50,000 है, फेयर वैल्यू 70 है, इसका मतलब ये हुआ कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 20,000 है। अब सुनिएगा, लेट्स से एग्जामिनर कह रहा है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 5 years। रिपीट, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का कैरिंग अमाउंट भाई 50,000 है, फेयर वैल्यू 70 है, दोनों का डिफरेंस आ गया 20,000 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, दोनों का डिफरेंस आ गया फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 20,000। इसके अलावा एग्जामिनर एक और चीज कह रहा है, एग्जामिनर एक और चीज ये कह रहा है कि भाई जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की रिमेनिंग लाइफ है यूजफुल वो 5 साल है, जो रिमेनिंग लाइफ है वो कितनी है, 5 साल। इसका मतलब ये हुआ
आपको इस 20,000 को क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं डेप्रिशिएबल एसेट की। तो आपको इस 20,000 के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। द क्वेश्चन इज व्हाई एडिशनल, प्लीज सुनिएगा। देखो, आपकी सब्सिडी की बुक्स में 50,000 है, सब्सिडी 50 को डेप्रिशिएट कर रहा होगा, हालांकि जो उसकी बुक्स में 50 है उसकी फेयर वैल्यू 70 है। 20,000 सब्सिडी की बुक्स में है ही नहीं, जिसको हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कह रहे हैं। जब सब्सिडी की बुक्स में 20,000 है ही नहीं, तो सब्सिडी 20,000 को डेप्रिशिएट भी नहीं कर रहा होगा। हम बेसिकली क्या करेंगे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी लेकर आएंगे बुक्स के अंदर, और इस 20,000 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट भी करेंगे, जिसको हम कहेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। सिंपली एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, आप 20,000 को रिमेनिंग जो यूजफुल लाइफ है उससे डिवाइड कर दो, आई बिलीव 4,000 आ जाएगा। तो डेप्रिशिएबल एसेट के अंदर जब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आएगी, डेप्रिशिएबल एसेट के अंदर जब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आएगी, तो बेटा सवाल अच्छे से देखना, उसके अंदर एग्जामिनर उसकी लाइफ आपको रिमेनिंग लाइफ देगा, आपको उस रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करना होगा उसे, जिसको हम कहेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब मेरा एक सवाल है, सोच के बताइएगा बेटा, जब हम 20,000 को डेप्रिशिएट करेंगे, जब 20,000 को डेप्रिशिएट करेंगे, क्या मैं कह सकता हूं हमारा प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन से उसका कैरिंग अमाउंट कम होगा? जी, ये बात क्लियर हो रही है? जब आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करोगे, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का कैरिंग अमाउंट कम होगा। यस या नो, बस ये बता दें भाई। भाई डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होगी? सवाल, डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होगी? कहां चलेगा भाई? डेप्रिसिएशन से जी बड़ा आंसर दिया जा सकता है यस। अब सुनिएगा बेटा, सुनना, अगर बेटा डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होगी, एसेट कम होंगे तो बेटा आपके नेट एसेट भी कम होंगे। देखिए ना, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 20,000 से एसेट बढ़ा था तो नेट एसेट भी बढ़े थे। डेप्रिसिएशन से बेटा जब हमारा एसेट की वैल्यू कम होगी तो नेट एसेट भी कम होंगे। और ये भी सुनिएगा, ये जो 4,000 का डेप्रिसिएशन आ रहा है ना, 4,000 का डेप्रिसिएशन एट एक्विजिशन नहीं आएगा। ये जो 4,000 का डेप्रिसिएशन है तो एक्वायर करने के बाद आएगा। डेप्रिसिएशन लॉजिकली जो आ रहा है वो पोस्ट एक्विजिशन में आ रहा है, एट एक्विजिशन नहीं आ रहा। सो वी आर नॉट डेप्रिशिएटिंग एट एक्विजिशन, एक्चुअली वी आर डेप्रिशिएटिंग इन द पोस्ट एक्विजिशन। होगा क्या 4,000 का इंपैक्ट, ये समझो, ये समझो, एडिशनल depreciation, additional depreciation on fair value adjustment, additional depreciation on fair value adjustment। बेटा 20,000 को 5 से डिवाइड कर दें, ये 4,000 आते हैं। 4 रिपोर्टिंग डेट, ये 4 एक्विजिशन डेट पे नहीं, जो रिपोर्टिंग डेट पे नेट एसेट है वहां से माइनस होगा। 4,000 का जो डेप्रिसिएशन है, 4,000 का जो डेप्रिसिएशन है, ये रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट में से माइनस नहीं होगा, और ये एक्विजिशन डेट के नेट एसेट से माइनस नहीं होगा, ये रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट से माइनस होगा। और पोस्ट एक्विजिशन में ये 4,000 बेसिकली आ रहा है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट कम होंगे। अच्छा जी, अब थोड़ी सी अगली बात करते हैं। तो बेटा जब भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आएगी डेप्रिशिएबल एसेट की, सबसे पहले आप एड एक्विजिशन नेट एसेट बढ़ा दें, रिपोर्टिंग डेट पे नेट एसेट बढ़ा दें, और फिर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस कर दें रिपोर्टिंग डेट पे। अब देखिएगा, नेट एसेट्स बेटा अगर रिपोर्टिंग डेट एट एक्विजिशन के नेट एसेट की बात करूं, 10, 5, 15 और 40, ये हो गया 55। एट एक्विजिशन जो नेट एसेट आ रहे हो 55 आ रहे हैं। बेटा रिपोर्टिंग डेट की बात करते हैं, रिपोर्टिंग 10, 5, 25 प्लस 20 माइनस 4, ये बेटा 56,000 आ रहे हैं।
अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा, ज्यादा से तो मैं मना करता हूं, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 1000 आ रहा है, और 1000 को अच्छे से देखें तो 1000 में बेसिकली आपके नेट एसेट रिपोर्टिंग डेट पे ज्यादा है, एक्विजिशन पे कम है। अगर आप देखें तो ये डिफरेंस यहां भी मिल जाएगा। पोस्ट एक्विजिशन में 5000 से रिटेन अर्निंग बढ़ी थी और 4000 का डेप्रिसिएशन था। जी बेटा, इसे देखें। पोस्ट एक्विजिशन का चेंज आपको नजर आना चाहिए, ये एग्जैक्टली वही आ रहा है 1000। तो स्टेप 1 में आपने करना है क्या, ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, ग्रुप की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करनी है। और स्टेप टू में या वर्किंग टू के अंदर आप क्या करोगे, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी कैलकुलेट करेंगे। नेट एसेट ऑफ सब्सिडी कैसे, एट एक्विजिशन देखेंगे नेट एसेट कितने, एट रिपोर्टिंग डेट देखेंगे कितने, और पोस्ट एक्विजिशन एक बैलेंस, मतलब डिफरेंसेस किस में आ जाएंगे, पोस्ट एक्विजिशन। बेटा जो तीसरा स्टेप होगा ना, अब जो तीसरा स्टेप होगा वो गुडविल का होगा। अब जो तीसरा स्टेप होगा वो गुडविल का होगा। थर्ड स्टेप में लेट से हम कंसोलिडेटेड गुडविल निकाल रहे होंगे। स्टेप 3 में एक्चुअली हम क्या कर रहे होंगे, कंसोलिडेटेड गुडविल कैलकुलेट कर रहे होंगे तीसरे स्टेप। अब इसका तरीका क्या होगा, आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ले लेंगे पेरेंट की, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ले लेंगे पेरेंट की। अज्यूम कर लेते हैं पेरेंट की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1 लाख। मैं से फॉर्मेट बताना चाह रहा हूं। फुल गुडविल मेथड है भाई, फेयर वैल्यू एनसीए ले लेंगे एट एक्विजिशन, फेयर वैल्यू एनसीए एट एक्विजिशन लेट्स से 20,000। बेटा 120 आ गया। अब डायरेक्टली काम हो जाएगा। अब आप लेस करेंगे यहां से फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। बेटा एट एक्विजिशन कितना है, 55। अब वो वाली कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अब आप गुडविल की कैलकुलेशन में नेट एसेट का ब्रेकअप नहीं बताएंगे। सवाल क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि बेटा वर्किंग टू के अंदर, जो वर्किंग टू है उसके अंदर ऑलरेडी आप नेट एसेट का ब्रेकअप बता चुके होंगे। वर्किंग टू में आप नेट एसेट का ब्रेकअप ऑलरेडी बता चुके होंगे। जब भाई मैं वर्किंग टू के अंदर नेट एसेट का ब्रेकअप ऑलरेडी बता चुका हूं, जब मैं वर्किंग टू में नेट एसेट का ब्रेकअप ऑलरेडी बता चुका हूं, तो भाई दोबारा से गुडविल में क्यों ब्रेकअप बता रहे हो यार। सिंपली फेयर वैल्यू नेट एसेट लेंगे एट एक्विजिशन, वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे वर्किंग टू, वहां से उठा लेंगे 55,000, ये आ जाएगी कंसोलिडेटेड गुडविल एट एक्विजिशन, कंसोलिडेटेड गुडविल आ जाएगी भाई। सवाल देख लेते हैं क्या आ रहा है बच्चे का। जी बेटा रिपोर्टिंग डेट मींस ईयर एंड, बिल्कुल सही बोल रहे। रिपोर्टिंग डेट मींस ईयर एंड। ये बेटा कंसोलिडेटेड गुडविल आ रही है 65। अब देखें स्टेप्स याद रखने, पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द ग्रुप स्ट्रक्चर, दूसरे स्टेप के अंदर हम नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी दिखा रहे होते हैं, यानी कि सब्सिडी के नेट एसेट की एक समरी बना रहे होते हैं। समरी में हम ये बताते हैं रिपोर्टिंग एट एक्विजिशन नेट एसेट कितने हैं, रिपोर्टिंग डेट पे कितने, और पोस्ट एक्विजिशन में क्या हुआ है। बेटा सब्सिडी के नेट एसेट की समरी के बाद, सब्सिडी के नेट एसेट की समरी के बाद व्हाट डू यू डू, आप बेसिकली क्या करते हैं, बोला जब हम तो कुछ नहीं अबे करते हैं ना। उसके बाद आप गुडविल निकालते हैं तीसरे स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे होते हैं, हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं गुडविल। निकाल ली भाई गुडविल किसी तरह से, गुडविल आ गई। अब बेटा गुडविल के बाद की बात करनी है कि गुडविल के बाद बेसिकली क्या स्टेप आता है, प्लीज सुनिएगा। स्टेप 4 पे चलते हैं। मान लेते हैं पेरेंट की होल्डिंग 80% है। बेटा अगर पेरेंट की होल्डिंग 80% है, 20% होल्डिंग किसकी, एनसीए की। वर्किंग फोर में हम उसको बताएंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू।
इस वक्त जो हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे एसओएफपी के लिए। अभी हम सारी एडजस्टमेंट एसओएफपी के लिए देख रहे हैं। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एसओएफपी के लिए कैसे निकलेगा प्लीज समझिएगा। आपको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालना है रिपोर्टिंग डेट पे। सबसे पहले आप एक चीज देखें, सबसे पहले आप इसे लेंगे, फेयर वैल्यू एनसीआई एट एक्विजिशन को उठाएंगे। फेयर वैल्यू एनसीआई एट एक्विजिशन, जब हम एनसीआई कैलकुलेट करेंगे तो पहली चीज क्या आएगी, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। फेयर वैल्यू एनसीआई एट एक्विजिशन कितना गिवन था भाई, 60,000 या कुछ और? हमारी इस एग्जाम्पल में 20,000 था। ओके, याद रखिएगा सारी की सारी वैल्यूज मैंने अपने से अज्यूम किए हैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट के अंदर थोड़ी क्लैरिटी लाने के लिए। फेयर वैल्यू एनसीआई एट एक्विजिशन आ गया 20,000। इसके बाद सुनिएगा, अगर पेरेंट की मान लेते हैं यार, हमारी इस एग्जाम्पल में पेरेंट की 80% होल्डिंग है, तो एनसीआई की होल्डिंग कितनी हुई भाई, 20%। अब सुनिएगा, पोस्ट एक्विजिशन में 1000 से नेट एसेट बढ़े, पोस्ट एक्विजिशन में नेट एसेट 1000 से इंक्रीज हुए। अगर पेरेंट की होल्डिंग 80% है तो एनसीआई की होल्डिंग 20% है। तो पोस्ट एक्विजिशन में सब्सिडी के नेट एसेट के अंदर जो 1000 का राइज आया है, पोस्ट एक्विजिशन में सब्सिडी के नेट एसेट में जो 1000 का इंक्रीज आया है, लॉजिकली इस इंक्रीज का 80% पेरेंट से बिलोंग करता है, लेकिन इस इंक्रीज का 20% एनसीआई से बिलोंग करता है। क्योंकि इससे फॉर्मेट समझाने के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एनसीआई की होल्डिंग 20% है और पेरेंट की 80। तो मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, देखो एट एक्विजिशन सब्सिडी के नेट एसेट 55 है, एट रिपोर्टिंग डेट सब्सिडी के नेट एसेट 56 है। इसका मतलब ये हुआ कि पोस्ट एक्विजिशन में सब्सिडी के नेट एसेट 1000 से इंक्रीज हुए। अगर पोस्ट एक्विजिशन में सब्सिडी के नेट एसेट 1000 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो मेरे भाई उस इंक्रीज का 80% पेरेंट का है, लॉजिकली 20% एनसीआई का है। क्यों? पेरेंट की बेटा 80% होल्डिंग है तो एनसीआई की 20 है। तो करेंगे क्या, जो फेयर वैल्यू एनसीआई एट एक्विजिशन था इसमें ऐड कर देंगे। शेयर इन पोस्ट रिजर्व्स, वर्किंग टू का रेफरेंस देंगे 1000, इसका 20% ले लेंगे 200। बेटा ये एनसीआई आ जाएगा रिपोर्टिंग डेट पे, एनसीआर रिपोर्टिंग डेट पे आ जाएगा 20,200, एनसीआर रिपोर्टिंग डेट पे आ जाएगा 20,200। तो बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि फोर्थ स्टेप में हम एनसीआर निकाल रहे हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। बहुत आसान है कैलकुलेट करना। आप सबसे पहले ले लो फेयर वैल्यू एनसीआर एट एक्विजिशन ले ली, फिर बेटा पोस्ट एक्विजिशन में जो चेंजेस आई है नेट एसेट के अंदर, उसमें एनसीआर को शेयर दे दो। इसके बाद देखिएगा वर्किंग 5 और आखिरी वर्किंग, 5 ही वर्किंग्स होती हैं सर। जितनी भी एडजस्टमेंट आएंगी इन पांचों में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रही होती है। और मेनली अगर आप ग्रुप स्ट्रक्चर वाली बात भी हटा दें तो 4 स्टेप है बस, क्योंकि मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। पहले में आप बेसिकली नेट एसेट ऑफ सब्सिडी की समरी बता देते हैं कि एट एक्विजिशन क्या है, रिपोर्टिंग डेट पे क्या और पोस्ट एक्विजिशन में क्या है। सेकेंड स्टेप में लॉजिकली आप गुडविल निकाल रहे होते हैं, देन एनसीआई, एंड फाइनली आप निकालते हैं रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग, अब बेटा रिटेन अर्निंग में सबसे पहले आप क्या करते हैं, पेरेंट्स की रिटेन अर्निंग लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं जी पेरेंट्स रिटेन अर्निंग्स। अपने से अज्यूम कर लेते हैं भाई पेरेंट्स की रिटेन अर्निंग है 250, और ये जो पेरेंट की रिटेन अर्निंग लिखी है ये पेरेंट की रिटेन अर्निंग होती है रिपोर्टिंग डेट की। पेरेंट्स रिटेन अर्निंग जो मैंने 2,50,000 लिखी है, 2,50,000 होती है रिपोर्टिंग डेट की, जिस दिन आप कंसोलिडेटेड एसओएफपी बना रहे हैं। रिपीट, वर्किंग 5 के फॉर्मेट में जो आपको पेरेंट्स रिटेन अर्निंग का अमाउंट 2,50,000 नजर आ रहा है, सवाल ही पैदा होता है ना सर ये कौन सी रिटेन अर्निंग है। द आंसर इज, आप यूं कह लें भाई ये जो 2,50,000 है रिपोर्टिंग डेट के ऊपर, ईयर एंड के ऊपर जो पेरेंट की
रिटेन अर्निंग है ये रेंट पे, ये वो है। तो पेरेंट्स रिटेन अर्निंग 250 बेसिकली। आप कौन सी रिटेन अर्निंग है भाई? ये रिटेन अर्निंग है रिपोर्टिंग डेट पे। अब सुनिएगा बेटा, जिस सब्सिडी को आप लोगों ने एक्वायर किया था, पेरेंट ने एक्वायर किया था एट एक्विजिशन, उस सब्सिडी के नेट एसेट्स थे, नेट एसेट की फेयर वैल्यू थी 55, रिपोर्टिंग डेट पे 56। इट मींस पोस्ट एक्विजिशन में सब्सिडी के नेट एसेट 1000 से बढ़े। पोस्ट एक्विजिशन में सब्सिडी के नेट एसेट में 1000 का राइज है। अगर बेटा पोस्ट एक्विजिशन में सब्सिडी के नेट एसेट में 1000 का राइज है, अगर इसका 20% हमने एनसीआई को दिया है तो इसका 80% किसको देंगे? पेरेंट को। जब पेरेंट को इसका 80% मिलेगा तो उससे इसकी रिटेन अर्निंग बढ़ेगी। ऐड कर देंगे शेयर इन पोस्ट रिजर्व्स, वर्किंग टू 1000 का लेट से 80%, 250800। बेटा ये 250800 आपके पास रिटेन अर्निंग आ जाएगी रिपोर्टिंग डेट की, ईयर एंड की। तो पहले स्टेप में या पहली वर्किंग में आपने एग्जामिनर को ग्रुप स्ट्रक्चर बता दी। सेकंड में आपने नेट एसेट्स ऑफ समरी, यूं कह लें समरी ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडी बता दिए। तीसरे स्टेप में आपने गुडविल कैलकुलेट कर ली। फोर्थ में आपने एनसीए कैलकुलेट करके दे दिया, और पांचवें स्टेप में आपने उसको रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करके दे दी। जी आई बिलीव यहां तक थोड़ा सा अब पॉइंट क्लियर होने चाहिए। बेटा यहां तक की बातें क्लियर है तो बताएं जी। मैसेजेस यस सर। 800 वाली बात बता देते हैं, प्लीज यहां देखिएगा। बेटा जिस सब्सिडी को आपने एक्वायर किया, रिपोर्टिंग डेट पे उनके नेट एसेट थे 55, रिपोर्टिंग डेट पे उनके नेट एसेट की फेयर वैल्यू 55 थी। ओ सॉरी, एक्विजिशन 55 थी, एक्विजिशन में 55 थी, एक्विजिशन में 55 थी, रिपोर्टिंग डेट पे 56 है। तो जिस सब्सिडी को पेरेंट ने एक्वायर किया है उसके नेट एसेट एक्विजिशन में 55 है, रिपोर्टिंग डेट पे 56 है। तो पोस्ट एक्विजिशन में 1000 का राइज आ रहा है। वो जो पोस्ट एक्विजिशन में नेट एसेट 1000 से इंक्रीज हो रहे हैं, उसका 80% पेरेंट को मिलेगा और 20% एनसीआई को मिलेगा। तो इस 1000 के इंक्रीज का 80% जब हम पेरेंट को देंगे तो उससे पेरेंट की रिटेन अर्निंग बढ़ेगी। अगर आप देखें तो जब हमने 20% एनसीआई को दिया था तो उससे एनसीआई की वैल्यू भी इंक्रीज हुई थी। जी बेटा आप कुछ मुनासिब है? जी यस क्लियर है। सर। अच्छा बेटा अब जरा सा आगे चलना, एक और एडजस्टमेंट समझनी। अच्छा जी, मैसेज इसमें हम जीनियस बीच में कहां से आ गए भाई? अबे जज़ाक अल्लाह भाई, अल्लाह खुश रखे भाई, क्या बात है। बस देख लें आपका, मैं बता रहा, मैंने आपसे कहा था ना, आप मानते नहीं भाई। ऑनलाइन तो फिर ऑनलाइन है सर, कोई कंपैरिजन नहीं है दूर दूर तक। चले खैर वापस आते। अब बेटा एक और एडजस्टमेंट पे बात करनी है। एडजस्टमेंट थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। क्या एडजस्टमेंट है देखते हैं। इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। बेटा इसको समझिएगा कि इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग ऑफ गुड्स बेसिकली क्या है। व्हाट इज दिस इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग ऑफ गुड्स? प्लीज सुनना। देखिए इट इज पॉसिबल के पेरेंट स्टॉक सब्सिडी को सेल कर रहा हो, और ये भी पॉसिबल है कि सब्सिडी स्टॉक पेरेंट को, मतलब इनकी आपस में भी तो ट्रेडिंग हो रही होगी। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है।
कि जी पेरेंट जो है ना वो सब्सिडी को स्टॉक बेच रहा है, सब्सिडी पेरेंट को स्टॉक बेच रहा है, एक पॉसिबिलिटी है। ये सुनो, बस ये बता दे भाई, विद इन ग्रुप भी तो ट्रेडिंग हो सकती है, विद इन ग्रुप भी तो ट्रेडिंग पॉसिबल है जी। जी बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब सुनिएगा, असल में अब जो काम का वर्णन है उस पे आ रहा है। जी बिल्कुल पॉसिबल है, सबर कर ले बेटा, सबर कर ले। अब ये जो विद इन ग्रुप ट्रेडिंग हो रही है, ये जो विद इन ग्रुप ट्रेडिंग हो रही है, इसमें सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि पेरेंट और सब्सिडरी, पेरेंट और सब्सिडी ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस, इनको हम वन एंटिटी कहते हैं। रिपीट, पेरेंट और सब्सिडी को सब्सटेंस की बेसिस पे हम वन एंटिटी कहते हैं। अच्छा बोल दिया वन एंटिटी, तो सुन ले अब क्या होगा। एक्चुअली फिर कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर पेरेंट अपना स्टॉक सब्सिडी को या सब्सिडी अपना स्टॉक पेरेंट को सेल करता है, उस पे जो भी प्रॉफिट सेलर रिकॉर्ड करेगा, स्टॉक को सेल करने के ऊपर सेलर जो भी प्रॉफिट अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करेगा, लॉजिकली वो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड होगा अनटिल अनलेस जब तक स्टॉक ग्रुप से बाहर सेल ना हो। रिपीट, on the basis of substance, parent and subsidiary means one entity। भाई आप सब्सटेंस की बेसिस पे एक हो, वो एक सब्सटेंस की बेसिस पे एक होने की वजह से होगा क्या, पेरेंट ने जो स्टॉक सब्सिडी को बेचा और पेरेंट ने एक प्रॉफिट बुक कर लिया अपनी बुक्स में, या सब्सिडी ने पेरेंट को बेचा और एक प्रॉफिट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, टेक्निकली वो प्रॉफिट ग्रुप के लिहाज से अनरियलाइज्ड है। क्योंकि जब तक स्टॉक विद इन ग्रुप है तो प्रॉफिट अनरियलाइज है, और रियलाइज कब होगा, जब स्टॉक ग्रुप से बाहर सेल होगा। सही चल रहे बेटा, सही चल रहे, ओके। तो भाई ये चीज समझ में आनी चाहिए, सब्सटेंस की बेसिस पे हम कह रहे हैं पेरेंट एंड सब्सिडी मींस वन एंटिटी। अगर पेरेंट सब्सिडी को स्टॉक बेच रहा है या सब्सिडी पेरेंट को स्टॉक बेच रहा है, जब तक वो स्टॉक ग्रुप के पास है, जब तक वो स्टॉक ग्रुप के पास है, प्रॉफिट अनरियलाइज होगा। जब तक वो स्टॉक ग्रुप के पास है, प्रॉफिट अनरियलाइज होगा। प्रॉफिट रियलाइज होने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है, जब स्टॉक ग्रुप से बाहर जाएगा, जब स्टॉक ग्रुप से बाहर सेल होके जाएगा तो ही प्रॉफिट रियलाइज होगा। अदरवाइज जब तक स्टॉक ग्रुप में रहेगा, प्रॉफिट अनरियलाइज ही रहेगा। तो करना क्या, करना क्या, अब उस पर बात कर लेते हैं, प्लीज सुनिएगा बेटा। इन ग्रुप अकाउंट्स, इन ग्रुप अकाउंट्स unrealized profit on stock is eliminated। बेटा ग्रुप अकाउंट्स में क्या होता है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक को हम एलिमिनेट करते हैं। ओ भाई आप सब्सटेंस की बेसिस पे एक ही हो, अब एक ही बंदा अपने आप को थोड़ी बेचेगा। तो जब तक स्टॉक ग्रुप के पास है तो प्रॉफिट अनरियलाइज है, रियलाइज सिर्फ उस वक्त होगा जब स्टॉक ग्रुप से बाहर सेल हो जाएगा। लिहाजा विद इन ग्रुप्स आपको प्रॉफिट, जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, उसको एलिमिनेट करना होगा। अब सवाल, जब हम अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करेंगे तो अकाउंटिंग क्या होगी। रिपीट, अब असल पॉइंट आ रहा है भाई, जब अनरियलाइज प्रॉफिट को ऑन स्टॉक जो है उसको एलिमिनेट करेंगे ग्रुप अकाउंट्स में, तो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग। अब उस पे आते हैं। यार अकाउंटिंग का क्या होगा भाई, कि जब अनरियलाइज प्रॉफिट जो कि कहां मौजूद है भाई, ग्रुप अकाउंट्स में, उसको जब एलिमिनेट करेंगे तो अकाउंटिंग क्या होगी। ये तरह समझिएगा बेटा ध्यान से।
मान लेते हैं कि पेरेंट सेलर है, ऑब्वियसली अगर पेरेंट सेलर है तो सब्सिडी क्या होगा भाई? बायर। खुद सोचे ना, अगर पेरेंट सेलर है तो सब्सिडी बायर, यही दुनिया का दस्तूर है भाई। अज्यूम कर लेते हैं पेरेंट की होल्डिंग 70%, तो ऑब्वियसली एनसीए की होल्डिंग 30%। अगर पेरेंट सेलर है तो ऑब्वियसली सब्सिडी क्या है? बायर। पेरेंट की होल्डिंग अगर 70 है तो एनसीए की होल्डिंग 30 है। ओके, सुनिएगा, वो कहते हैं भाई पेरेंट सोल्ड स्टॉक ऑफ 20,000 टू सब्सिडरी फॉर 25,000। भाई 20,000 वाला स्टॉक पेरेंट ने सब्सिडी को 25 का बेच दिया, जागते रहेगा। 20,000 वाला स्टॉक, जो पेरेंट के पास स्टॉक 20,000 का था, पेरेंट ने उसे 25,000 में सेल कर दिया है। ओके, और लेट्स से एग्जामिनर ये कह रहा है ऑन एसओएफपी डेट %100 स्टॉक इज अनसोल्ड। बेटा सारे का सारा स्टॉक सब्सिडी के पास ही पड़ा हुआ है, स्टॉक अभी ग्रुप से बाहर नहीं गया। सिनेरियो रिपीट कर रहा हूं, पेरेंट के पास जो 20,000 वाला स्टॉक था, पेरेंट ने उसे 25 में सेल कर दिया। भाई मुझे एक चीज बताओ, अगर पेरेंट ने 20,000 वाला स्टॉक 25 का बेचा है तो मुझे एक चीज बता दें, पेरेंट ने अपनी इंडिविजुअल बुक्स में कितने का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर दिया होगा, ये बता दो बस। 5,000। सिंपल सवाल है भाई, सिंपल। 5 का बिल्कुल सही सर। पेरेंट ने 20 वाला स्टॉक 25 में बेच दिया है भाई, तो पेरेंट ने 5 का प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके, और एग्जामिनर कह रहा है सारे का सारा स्टॉक अनसोल्ड है, यानी कि सारे का सारा स्टॉक ग्रुप के अंदर ही मौजूद है। एसओएफपी डेट पे, जिस दिन हमें ग्रुप की एसओएफपी बनानी है, बोला स्टॉक विद इन द ग्रुप है, ग्रुप से बाहर नहीं गया। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, जागते रहेगा। बेटा सेलर पेरेंट है, सेलर पेरेंट है, तो लॉजिकली हम कह सकते हैं सेलर का प्रॉफिट 5,000 से ओवर स्टेटेड है। मैं वर्डिंग्स रिपीट कर रहा हूं, बेटा सेलर है पेरेंट, मैं ये कहना चाह रहा हूं पेरेंट का सेलर का प्रॉफिट 5,000 से ओवर स्टेटेड है, ज्यादा है। अब मैं एक और चीज भी कहना चाह रहा हूं, बेटा जो स्टॉक 20,000 का था, सब्सिडी के पास कितने में चला गया? 25। भाई देखे ना, जो स्टॉक 20,000 का है, आपने सब्सिडी को 25 का बेचा, तो सब्सिडी तो अपनी इंडिविजुअल बुक्स में उसको 25 पे ही रखेगा। हालांकि ग्रुप के लिए उसकी वैल्यू 25,000 नहीं है, ग्रुप के लिए उसकी वैल्यू कितनी है? 20,000। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कहने से जो स्टॉक ग्रुप के लिए 20 का था, सब्सिडी की बुक्स में 25 पे आ रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं सब्सिडी की इंडिविजुअल बुक्स में स्टॉक 5,000 से ओवर स्टेटेड है? सोच के बताओ भाई। सेलर की बुक्स में विच इज पेरेंट, प्रॉफिट 5,000 से ओवर स्टेटेड है। सब्सिडी की बुक्स में विच इज बायर, स्टॉक 5,000 से ओवर स्टेटेड है। और ये जो हम ओवर स्टेटेड वाली बात कर रहे हैं ना, सब ग्रुप के लिहाज से बात कर रहे हैं। और मैं और आप पढ़ भी क्या रहे हैं? ग्रुप अकाउंट्स। सर इंडिविजुअल बुक्स में तो सब ठीक है भाई, सेलर प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी इंडिविजुअल बुक्स में, मुझे कोई मसला नहीं है। सब्सिडी अपनी बुक्स में स्टॉक 25 का रखे, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ग्रुप अकाउंट्स में प्रॉब्लम है। क्योंकि बेटा ग्रुप का मतलब लेते हैं हम सब्सटेंस की बेसिस पे, पेरेंट और सब्सिडी मींस वन एंटिटी। बेटा अगर आप एक है तो एक क्या तफरी चल ली?
तो फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार ग्रुप के लिहाज से पेरेंट का प्रॉफिट 5,000 से ओवर स्टेटेड है और सब्सिडी के पास ग्रुप के लिहाज से स्टॉक 5,000 से ओवर स्टेटेड है। अब कोई सोच के बताए ऐसी क्या डबल एंट्री बनाए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसी क्या डबल एंट्री बनाए कि जो प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है वो ठीक हो जाए और जो स्टॉक ओवर स्टेटेड है वो भी ठीक हो जाए। रिपीट, मेरा सवाल ये, सोचे थोड़ा सा। सब मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूं बट आई वांट यू टू थिंक व्हाट एंट्री शुड वी मेक टू एलिमिनेट सिंपली अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। याद रखिएगा सेलर पेरेंट है। अब देखिएगा भाई, बगैर एंट्री के भी काम चल जाएगा लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एंट्री बना रहे हैं। स्टॉक क्रेडिट P&L डेबिट। चलिए, बहुत जबरदस्त सोचा आप लोगों ने जी। बेटा पेरेंट का प्रॉफिट कम, हम बेसिकली इस वक्त जो एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं एसओएफपी के लिए पढ़ रहे हैं। एसओसीआई वाली बात भी बच्चे सही बोल रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको लेके जा रहा हूँ कंसोलिडेटेड एसओएफपी की तरफ स्लोली एंड ग्रेजुअली। पेरेंट का प्रॉफिट कम करूंगा तो लॉजिकली पेरेंट की रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी। पेरेंट का प्रॉफिट 5,000 से ओवर स्टेटेड था तो मैं उसकी रिटेन अर्निंग को डेबिट कर दूंगा। याद रखिएगा हम एसओएफपी के लिए कुछ एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं। सब्सिडी का स्टॉक ओवर स्टेटेड है तो स्टॉक को क्रेडिट कर दूंगा। तो मेजॉरिटी ने जो सोचा था सही सोचा था। अभी हम बेसिकली एसओएफपी के लिहाज से बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए यहां पे कहानी क्या है। बेटा सेलर कौन है? सेलर, सेलर इज पेरेंट। सेलर कौन है? पेरेंट। तो बेटा रिटेन अर्निंग डेबिट स्टॉक क्रेडिट। अच्छा ये सिनेरियो क्या है? ये सिनेरियो था 100% स्टॉक क्या है? अनसोल्ड। और ये जो एंट्री बना रहे हैं ना रिटेन अर्निंग डेबिट स्टॉक क्रेडिट, ये ग्रुप अकाउंट्स के अंदर बना रहे हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को ग्रुप अकाउंट्स में एलिमिनेट करते हैं। तो बेटा ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को ग्रुप अकाउंट में हम एलिमिनेट करते हैं, इस बात को आपको रियलाइज करना पड़ेगा। You need to realize that we need to eliminate unrealized. क्या बात है, क्या बात है। You have to realize that we have to eliminate unrealized profit on stock within group accounts. So you need to realize we need to eliminate unrealized. अच्छा बेटा आगे चलते हैं, पार्ट भी ले लेते हैं सेम एग्जाम्पल का। लेट्स से ऑन SOFP date 40% stock is unsold. सब कुछ सेम है बेटा, सेलर पेरेंट है, बायर सब्सिडी, एवरीथिंग इज सेम। पहले उसने कहा था भाई 100% अनसोल्ड है, वो कह रहे नहीं यार 40 अनसोल्ड है, इसका मतलब 60% सेल हो गया। देखिए जो सेल हो गया मुझे मसला नहीं है, जो सेल हो गया मुझे उसमें कोई मसला नहीं है भाई, वो तो अच्छी बात है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ अनसोल्ड स्टॉक में होगा और उसी को क्या करेंगे ग्रुप अकाउंट्स में एलिमिनेट। अब कितने परसेंट अनसोल्ड है? 40। अब जरा जागते रहिए भाई, करना क्या है। उसी एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं और अज्यूम कर रहे हैं कि सेलर पेरेंट है। देखिएगा पेरेंट ने 20,000 वाला स्टॉक 25 का बेचा था, लिहाजा पेरेंट को जो प्रॉफिट हुआ था 5,000 का हुआ था। अब मसला ये है कि यार 5 में से वो जो 5,000 का प्रॉफिट पेरेंट ने बुक किया था उसमें से बेसिकली 60% तो सेल हो गया स्टॉक, 40 अनसोल्ड है। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमेशा अनसोल्ड स्टॉक में होता है, तो जितना टोटल प्रॉफिट हुआ था उसका 40% लेंगे। बहुत आला, बहुत आला। उसका 40% लेंगे क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक ही 40% है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमेशा और हमेशा रिमेनिंग स्टॉक में होगा, अनसोल्ड स्टॉक में होगा।
तो बेटा 5,000 का 40% लेंगे विच इज 2,000, तो एंट्री देखिएगा भाई अब क्या होगी। सेलर पेरेंट है भाई, बेटा रिटेन अर्निंग को डेबिट कर देंगे और स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे। जी रिटेन अर्निंग को हम कर देंगे डेबिट, स्टॉक को कर देंगे क्रेडिट। ओके नाउ व्हाट, बात करते हैं। अब बेटा सुनिएगा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मतलब आप काफी हद तक ये डबल एंट्री वाली कहानी थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। हालांकि हम एंट्री के बगैर ही काम कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया तो कि कहानी चल क्या रही है। अब यूं ले लेते हैं केस 3 में कि जो सब्सिडरी है इसको बनाते हैं सेलर। बेटा उसी पे जा रहा हूँ, उसी पे जा रहा हूँ। सब्सिडी है सेलर, अगर बेटा सब्सिडी सेलर है तो ऑब्वियसली पेरेंट क्या होगा, बायर। लेट्स से सब्सिडी सोल्ड स्टॉक टू पेरेंट, कॉस्टिंग ले लेते हैं भाई 40,000, 450। बेटा सब्सिडी सोल्ड स्टॉक टू पेरेंट कॉस्टिंग 40,000 450 एंड entire stock is unsold on SOFP date। बेटा SOFP डेट पे सारे का सारा स्टॉक क्या है, अनसोल्ड। SOFP डेट पे सारे का सारा स्टॉक बेसिकली क्या है, अनसोल्ड है। ओके अज्यूम कर लेते हैं भाई पेरेंट की होल्डिंग 70% है। जी बेटा बताएं, अगर पेरेंट की होल्डिंग 70 है तो ऑब्वियसली एनसीए की होल्डिंग कितनी होगी, 30%। अगर पेरेंट की होल्डिंग 70 है तो ऑब्वियसली एनसीए की होल्डिंग कितनी होगी, 30%। ओके सिंपल सी बात है ना, पेरेंट 70 तो एनसीए 30, और वो कह रहा है भाई सारे का सारा स्टॉक क्या है, अन एंटायर स्टॉक इज अनसोल्ड। ओके एंट्री देखिएगा भाई, अब एंट्री बनाने से पहले थोड़ा सा सोचिएगा। सेल करने वाली जो कंपनी है वो सब्सिडरी है, बायर है पेरेंट। क्या मैं एक चीज कह सकता हूं, सेलर विच इज सब्सिडी, सेलर का प्रॉफिट 10,000 से ओवर स्टेटेड है, ये सुनो बस ये बता दें। क्योंकि इन्होंने 40 वाला स्टॉक 50 में बेचा है, तो जो सेलर है सब्सिडी उसका प्रॉफिट 10,000 से ओवर स्टेटेड है। और क्या मैं कह सकता हूं, पेरेंट जो कि बायर है, सब्सिडी का प्रॉफिट 10,000 से ओवर स्टेटेड है, सब्सिडी का प्रॉफिट 10,000 से ओवर स्टेटेड है। क्या मैं कह सकता हूं पेरेंट जो कि बायर है, इसका स्टॉक, इनका तो प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है। इस तरफ क्या मैं कह सकता हूं, स्टॉक 10,000 से ओवर स्टेटेड है। भाई देखिए ना, जो सेलर है सब्सिडी, उसने 10,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया, ग्रुप के लिहाज से तो है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं सब्सिडी का प्रॉफिट 10,000 से ओवर स्टेटेड है, उसे कम करना पड़ेगा। और पेरेंट के पास जो स्टॉक आ रहा है 10,000 से ओवर स्टेटेड है। अब एंट्री सुनिएगा बहुत ध्यान से, मुझे बताएं जब हम 10,000 का प्रॉफिट जो कि अनरियलाइज है, 10,000 का प्रॉफिट जो कि अनरियलाइज है, जब हम 10,000 के प्रॉफिट को ग्रुप अकाउंट्स में एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट, तो मेरी बात सुनिएगा, लॉजिकली पता है क्या होगा, आप सब्सिडी के प्रॉफिट को 10,000 से कम कर रहे होंगे। क्यों सब्सिडी का 10,000 से क्यों कम करेंगे भाई, सैलर भी तो सब्सिडी था। अब मुझे सोच के बताओ, जब सब्सिडी का प्रॉफिट कम होगा, सब्सिडरी का प्रॉफिट कम होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं उसका इंपैक्ट
पेरेंट पे भी जाएगा और एनसीआई पे भी जाएगा, क्योंकि सबसे एक ऐसी कंपनी है मेरी एग्जांपल में जहां पेरेंट की 70% होल्डिंग है 70 और एनसीआई की 30। तो मुझे सोच के बताओ, एक कंपनी में अगर आपकी 70% होल्डिंग है और मैं उसका प्रॉफिट कम कर रहा हूं, तो आप कहेंगे ना सर 70% हिट हम पे पड़ रही है, 30 किसी और पे पड़ रही है। ये बात समझ में आती है? मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब सब्सिडरी का प्रॉफिट कम किया जाएगा लॉजिकली, क्योंकि उसका प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है, तो सब्सिडी के प्रॉफिट को कम करने से एक्चुअली पेरेंट को भी प्रॉब्लम होगा और एनसीआई को भी होगा। ये बात समझ में आ रही है? सब्सिडी का प्रॉफिट कम करने से क्या होगा? जी बताओ, कहाँ चले गए? जी इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, ये बात क्लियर होगी नहीं कि जब हम सब्सिडी का प्रॉफिट कम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट एनसीआई पे भी आएगा और पेरेंट पे भी आएगा। तो प्लीज देखिएगा बेटा, 10,000 का प्रॉफिट अनरियलाइज है, इसका 70% पेरेंट, 30 एनसीआई। बिल्कुल सही जी, कुछ बच्चे सही बता रहे हैं माशाल्लाह। तो एंट्री देखिएगा बेटा, डबल एंट्री। पेरेंट पे जो इम्पैक्ट आएगा रिटेन अर्निंग डेबिट 7,000 से। बेटा पेरेंट की रिटेन अर्निंग कम होगी और एनसीआई खुद कम हो रहा होगा 3,000 से। स्टॉक क्रेडिट बेटा लॉजिकली थोड़ा सा फर्क चेक कर लो। जब पेरेंट सेलर होता है तो क्या होता है और जब सब्सिडी सेलर होता है तो क्या होता है? ये बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप अच्छे से चेक करें इसे, कि जब पेरेंट सेलर होगा तो क्या हो रहा है और जब सब्सिडी सेलर है तो क्या हो रहा है। जी ये बात क्लियर हुई कि एक स्लाइड डिफरेंस आ रहा है। जब पेरेंट सेलर है तो कुछ और, जब सब्सिडी सेलर है तो कुछ और। जी बेटा थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हुआ? ये गुड हो गया भाई, गुड हो गया। ओके, अब सुनिए और मुझे एंट्री बना के दीजिएगा। लेट से इसी के अंदर, इस वाले सिनेरियो में जिसमें सब्सिडी ने 40 वाला स्टॉक 50 का बेचा था, जिसमें सब्सिडी ने 40 वाला स्टॉक 50 का बेचा था और हमने कहा था 100% स्टॉक अनसोल्ड है। अगर इसमें एक मिनट के लिए एज्यूम कर लेते हैं, इसी का, इसको हम, ये सी चल रहा था ना, डी पार्ट बना लेते हैं, ये सी है भाई, और डी में हम कह देते हैं भाई 30% स्टॉक इज अनसोल्ड। जी बेटा कोई डबल एंट्री बना के दे सकता है? अगर 30% स्टॉक अनसोल्ड है, अगर 30% स्टॉक अनसोल्ड है, तो बेटा डेबिट क्रेडिट ये सब क्या होगा? जी बेटा डेबिट क्रेडिट क्या होगा, अमाउंट्स क्या होंगे अगर 30% अनसोल्ड है? देखें जी, कुछ बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़े अलग ही चल रहे हैं। बेटा 40 वाला स्टॉक आपने 50 में बेचा है। अगर 40 वाला स्टॉक आपने 50 का बेचा है तो टोटल प्रॉफिट हुआ था 10,000। अनसोल्ड 30% है, इसका 30% लेंगे तो 3,000 आएगा। तो लॉजिकली जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो 3,000 है। टोटल जो प्रॉफिट था दैट वाज 10,000 बट अनसोल्ड इज 30%।
सो 10,000 का 30% लेंगे तो आपका अनरियलाइज प्रॉफिट जो है 3,000 है। तो बेटा ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट 3,000 है, इसका 70% पेरेंट और इसका 30% एनसीए। रिपीट, 40,000 वाला स्टॉक सब्सिडी ने 50 का बेचा था, तो 10,000 का बेसिकली सब्सिडी को क्या, सब्सिडी ने क्या बुक कर लिया, प्रॉफिट। एसओएफपी डेट पे एग्जामिनर कह रहा है 30% अनसोल्ड है, और हम बार बार बात कर चुके हैं कि जो अनरियलाइज प्रॉफिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ अनसोल्ड स्टॉक में होता है। जो अनरियलाइज प्रॉफिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ अनसोल्ड स्टॉक में होता है। तो बेटा अगर आप 10,000 का 30% लेंगे 3,000 आएगा, उसका 70% 2100 और 900। तो पार्ट डी में जो एंट्री बनेगी, कुछ बच्चे सही बता रहे थे माशाल्लाह। बेटा रिटेन अर्निंग 2100, एनसीआई 900 और स्टॉक 3000। स्टॉक 3 का आएगा भाई, 630 कहां से लाया बेटा, 630 तो कोई भी नहीं। 2100 रिटेन अर्निंग है, एनसीआई 900 है, स्टॉक 3000। जी ये बात क्लियर होती है तो बताएं जी। आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए है। आई स्ट्रांगली बिलीव के बात सबको क्लियर होनी चाहिए है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, गलती का तो इशू नहीं है, लेकिन आई बिलीव के ये बात क्लियर है सबको। ऐसे ही नहीं, ये क्लियर है बात। क्लियर है सर, सही वगैरह गुड, सही चल रहे बेटा, सही चल रहे। अच्छा ये अब सुनिएगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट समझना। पेरेंट सब्सिडरी, पेरेंट और सब्सिडरी, एक बात तो पता लग गई बेटा, सब्सटेंस की बेसिस पे हम पेरेंट और सब्सिडी को क्या कहते हैं, बेटा सब्सटेंस की बेसिस पे हम पेरेंट और सब्सिडी को कहते हैं वन एंटिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस वी से पेरेंट एंड सब्सिडी मींस वन एंटिटी, ये एक ही है। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर पेरेंट एंड सब्सिडी एक है सब्सटेंस की बेसिस पे, तो मुझे बताओ, अगर आप पेरेंट और सब्सिडी को वन एंटिटी बोल रहे हो सब्सटेंस की बेसिस पे, तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या एक ही शख्स अपने आप से पैसे लेता है या पैसे देता है, ऐसा तो नहीं होता ना। आप अपने आप को ये तो नहीं कह सकते ना, मिसाल के तौर पे आप ग्रुप के आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आप खुद खड़े हो जाओ मिरर के सामने, और मिरर के सामने खड़े हो के आप अपने साथ ही बातें कर रहे हो और आप अपने आप को बोल रहे हो, अबे निकाल 20,000 निकाल। आपने साइड चेंज कर दी, आपने कहा भाई दे रहा हूं दे रहा हूं दे रहा हूं, सबर कर लो दे रहा हूं। क्या खेल लो भाई, क्या खेल लो, आपस में लेने देने का इशू नहीं होता, आप एक हो भाई। अगर आप एक हो तो प्लीज सुनिए ध्यान से मेरी बात। समटाइम एग्जामिनर कहता है भाई पेरेंट के पास आ रहा है रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी, मान लेते हैं 20,000। बेटा सब्सिडी के पास आ रहा है पेबल टू पेरेंट 20,000। एक ने 20,000 रिसीव करना है, दूसरे ने 20,000 देना है भाई। सब्सटेंस की बेसिस पे, सब्सटेंस की बेसिस पे आप एक ही हो यार।
जब कोई एक होता है ना तो आपस में लेने देने के इश्यूज नहीं होते। बताओ बेटा सोच के, जब आपस में लेने देने के इश्यूज नहीं होते तो कैसे एलिमिनेट करेंगे इन दोनों को? ग्रुप अकाउंट्स में कैसे एलिमिनेट किया जाएगा भाई? ओ भाई, ग्रुप अकाउंट्स में कैसे एलिमिनेट करेंगे? पेबल को डेबिट करके एलिमिनेट कर देंगे। पेबल को डेबिट कर दो भाई। बेटा पेबल डेबिट होगी, एलिमिनेट होगा। और रिसीवेबल बेटा क्रेडिट होगी, एलिमिनेट होगा। सोचिएगा थोड़ा सा। अब ये नहीं कि सर मैं नहीं सोच रहा। बेटा ना सोच, ना सोच, तेरी मर्जी। फिर भी थोड़ा सा सोच ले। जी बेटा ये बात क्लियर हो रही है? पेबल डेबिट होगी, एलिमिनेट होगा। और ये सब खुदा के लिए हो कहां रहा है? ग्रुप अकाउंट्स, ग्रुप अकाउंट्स। और कभी कभी एग्जामिनर इसके लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल करता है। इसके लिए एग्जामिनर कभी कभी एक और टर्म भी इस्तेमाल कर लेता है भाई। ये आपस में जो रिसीवेबल और पेबल है, और एक बच्चा कह रहा है जी आप क्या क्या भाई, मतलब बुजुर्ग बना रहे हो भाई आप तो, मैं अल्लाह माफ करे। अबे भाई मतलब हम कोई बुजुर्ग नहीं है भाई, किन चक्करों में चले गए हो यार। जी बेटा एक चीज बताए मुझे। मतलब मैं नहीं बता रहा सर। अबे बता दे यार, बता दे। देखिए बेटा ये तुमने आप सो, ये बच्चे ने बोल दिया कॉन्ट्रा सेटलमेंट। ये है ना मुश्किल मुश्किल नाम, मां सदके सही बोल रहे हो बेटा। अबे सुन लो, सुधर लो। देखिए एग्जामिनर कभी कभी इसके लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल करता है। वो टर्म इस्तेमाल करता है करंट अकाउंट बैलेंसेस। कौन से बैलेंसेस? करंट अकाउंट बैलेंसेस। भाई इस तरह का टर्म भी इस्तेमाल हो जाती कि पेरेंट के पास एक रिसीवेबल आ रहा है करंट अकाउंट बैलेंस में, सब्सिडी के पास पेबल आ रहा है करंट अकाउंट बैलेंस में। तो करंट अकाउंट बैलेंस को ग्रुप अकाउंट्स में आप एलिमिनेट कर दोगे। ये बात क्लियर हुई? यस या नो की फॉर्म में आंसर दिया जा सकता है। जी बेटा यस या नो की फॉर्म में आप आंसर दे सकते हैं। कि सर मैं नहीं दे रहा आंसर, बहुत हो गया सर। कितने आंसर मैं दूंगा? बेटा फिर अगर आपको लग रहा है तो इतने आंसर आप ना दें। ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत डाउन हो जाए भाई। गुड है भाई, मेजॉरिटी को माशाल्लाह समझ में आ रहा है, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अब एक छोटा सा सिनेरियो दे रहा हूं, मुझे बताइएगा क्या करना। पेरेंट कह रहा है भाई रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडी है 40,000। भाई पेरेंट कह रहा है रिसीवेबल फ्रॉम फ्रॉम सब्सिडी है 40। सब्सिडी वाले बोल रहे हैं पेबल टू पेरेंट है 35। क्या बात है? अबे पेरेंट बोला है 40 लेने, सब्सिडी बोल रही है भाई हमने तो 35 देने। अबे पेरेंट बोल रहे 40 लेने, 40। सब्सिडी बोल रही भाई देख लो हमने तो 35 देने मतलब। अबे पेरेंट बोल रहे 5 का है, कहाँ है 5? भाई सब्सिडी बोल रहे हमने तो पे कर दिया। अबे पेरेंट कह रहा मुझे तो मिले ही नहीं। और आप पहुंच गए ईयर एंड पे बुक्स बनाने के लिए। पेरेंट कह रहा है मुझे 40 लेने, सब्सिडी बोल रही है भाई हमने 35 देने। अबे पेरेंट कह रहा है 5 कहाँ है? सब्सिडी बोल रहे हो तो पे कर दिया। अबे पेरेंट कह रहा है वो पे तो कर दिया, मिले नहीं। बताओ बेटा ग्रुप अकाउंट्स में क्या एंट्री बनाओगे? पेरेंट 5,000 दे चुका है, सब्सिडी को ईयर एंड पे मिला नहीं, उसको पैसे मिल रहे हैं लेकिन ईयर एंड के बाद। पेरेंट को 5,000 मिल रहे हैं लेकिन अभी नहीं, ईयर एंड के बाद। तो ग्रुप अकाउंट्स में क्या एंट्री बनेगी भाई? पेरेंट कह रहा है मेरा है रिसीवेबल 40, सब्सिडी बोल रही है हम तो 35 देंगे भाई, हम 35 देंगे। तो पेरेंट कह रहा है ऐसा नहीं करो यार, क्यों 35 दे रहे हो यार, क्यों दे रहे हो 35? पूरे पैसे दो। पेरेंट कह रहा है यार पूरे पैसे दे दो यार,
ये कम कम पेमेंट ना करो। जी बेटा। जी बेटा। जी कहाँ चले गए और बच्चे बता रहे हैं भाई। सर ये बताएं नहीं जाते। और एक बच्चे कह रहे हैं भाई ये बताए नहीं जाते, नजर लग जाती है। बहुत आला बेटा, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, जहां जाओगे लोग कहेंगे आगे जाओ आगे जाओ। बेहतरीन हो गया बेटा, बहुत आगे जाओगे। और एक बच्चे ने सस्पेंस बोल दिया भाई, सस्पेंस बोल दिया, सस्पेंस। अबे क्या करेक्शन ऑफ एरर चल रहा है, 5 का डिस्काउंट, अबे 5 का डिस्काउंट। ओ भाई मेरी बातें सुने, बातें। बेड डेड मां सदके किस तरफ निकल गए आप। अबे सिनेरियो सुन लो, स्टोरी नहीं सुनी। स्टोरी सुनो दोबारा। पेरेंट कह रहा है मेरा रिसीवेबल 40 है, सब्सिडी बोल रही हमारा पेबल 35 है। पेरेंट कह रहा है 5,000 कहाँ है। सब्सिडी ने कहा भाई पे कर दिए आपको। पेरेंट कह रहे हैं मिले नहीं। फिर चंद दिनों के बाद, ईयर एंड के 2-3 दिन के बाद 5,000 पेरेंट को मिल जाते हैं। लेकिन आपने तो डबल एंट्री ईयर एंड पे बनानी है। चले अब देख लेते हैं, अब मिलके कर लेते हैं क्योंकि बच्चे फुल तफरी के मूड में चले गए, अल्लाह माफ करे। डेबिट और क्रेडिट, हर डेबिट का एक इक्विवेलेंट और ऑपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है। यही पढ़ाया जाता है बच्चों को। बेटा देखिएगा, अकाउंट्स पेबल 35, अकाउंट्स रिसीवेबल 40। बेटा पेमेंट चल पड़ी है, मिली नहीं है। पेमेंट चल पड़ी है लेकिन ईयर एंड पे नहीं मिली, ईयर एंड के बाद मिली है। पेमेंट चल पड़ी है, मिली नहीं, मिली तो ईयर एंड के बाद। CIT, ये CIT क्या है। कैश इन ट्रांजिट। सोचो बेटा थोड़ा सा, कैश इन ट्रांजिट। क्या बात है, क्या बात है। अबे एनसीआई कहां से आ गया बेटा, अब चेक कर लो। एनसीआई गरीब के बच्चे का तो कोई काम ही नहीं है यार। वो कह रहा था ना मैंने 5,000 दे दिए। अबे सब्सिडी पेरेंट बोल रहे मिले नहीं है भाई। पेरेंट बोल रहे मिले नहीं है, वो कह रहे हमने तो दे दिए, हमने तो दे दिए। अबे पेरेंट कह रहे मिले नहीं यार, आपने दे दिए लेकिन हमें मिले नहीं है। अच्छा जी। बेटा यहाँ अब थोड़ा हट के बात हो रही है, कैश एंड ट्रांस, बस ये बता दें, ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि बैंक में लेट ट्रांसफर वाली बात बोल रहा है बच्चा, ऐसा समझ लो भाई कि अगले ने। तो 5,000 हो जाएगा सिंपली कैश इन ट्रांजिट। 5,000 हो गया सिंपली कैश इन ट्रांजिट। ओके। बस बेटा बैंक क्लियरेंस ना बोले ज्यादा बेहतर है, कैश इन ट्रांजिट ही बोल दे। बैंक रिकंसिलिएशन से आगे निकले। ओके जी आगे चलते हैं। बस ये क्लियर है ना, जो मैंने बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे नजदीक। जो मैंने आपको बताया वो क्लियर होना चाहिए कि सर वो तो मैं क्रिस्टल क्लियर है कि सर वो तो मैं क्रिस्टल क्लियर हो। अच्छा बेटा क्रिस्टल क्लियर है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देना है। और छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं।
प्लीज देखिएगा, APLC acquired 70% holding in BPLC. APLC paid 2,50,000. अच्छा, ए ने 250 पे किया, ये सिंपली इनकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है. BPLC का शेयर कैपिटल है 50,000. बेटा BPLC का शेयर कैपिटल है 50. पार वैल्यू है $0.5. BPLC शेयर प्राइस, BPLC share price at acquisition is $2, which will be used to calculate calculate को क्या हो गया भाई, which will be used to calculate fair value of NCI at acquisition, which will be used to calculate fair value NCI at acquisition. Okay, BPLC retain earnings at acquisition 70,000. Fair value adjustment, लैंड 10,000. बेटा लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, याद रखिएगा भाई. अच्छा, डायरेक्टली बोल रहा है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 10,000 लैंड में, तो क्या मैं कह सकता हूं 10,000 से लैंड की वैल्यू एट एक्विजिशन ज्यादा होगी? एट एक्विजिशन लैंड की बुक्स में कैरिंग अमाउंट कम होगा और लैंड की फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन ज्यादा होगी और 10,000 से ज्यादा होगी, क्योंकि पूरे 10,000 को कह रहा है, ये पूरा 10,000 क्या है? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है. पूरा 10,000 बेसिकली क्या है? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है. एक तो वो तरीका है ना कि एग्जामिनर हमें कैरिंग अमाउंट बता दे, फेयर वैल्यू बता दे, डिफरेंस को हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कहेंगे. लेकिन यहां कहानी थोड़ी अलग है. वो डायरेक्टली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का अमाउंट बता रहा है कि भाई लैंड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 10,000 है, डायरेक्टली बता रहा है. ओके, गुडविल इंपेयर्ड 20%. बेटा गुडविल में जो इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है वो 20% आ रहा है. ओके, रिक्वायर्ड है, बल्कि यूं ले लेते. अच्छा, रिक्वायरमेंट में कह रहा है भाई कैलकुलेट गुडविल, समझना. कैलकुलेट गुडविल एट एक्विजिशन एंड calculate carrying amount of goodwill.
इसके बाद कह रहे हैं भाई ग्रुप पॉलिसी इज टू कीप एनसीआई एट फेयर वैल्यू। बेटा कह रहा है ग्रुप की पॉलिसी एनसीआई को हम किस पे रखते हैं? फेयर वैल्यू पे। जब भी ऐसा लिखा हो ना, वी ग्रुप इज हैविंग अ पॉलिसी टू कीप एनसीआई एट फेयर वैल्यू, ये भी एक तरीका है फुल गुडविल देने का। ये भी एक तरीका है कि आपसे फुल गुडविल मांग रहे हो। कह रहा है भाई एनसीआई को किस पे रखते हैं? जब भी वो कहते हैं ना ग्रुप पॉलिसीज टू कीप एनसीआई एट फेयर वैल्यू, इसका मतलब होता है वो फुल गुडविल की बात कर रहा है। अब सर हो सकता है वो फुल गुडविल लिख के ना दे, बल्कि ये सेंटेंस यूज करें जो मैंने यूज किया। वो कह रहा है ग्रुप पॉलिसीज टू कीप एनसीआई एट फेयर वैल्यू। और एक और वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ग्रुप पॉलिसीज टू कीप एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। जब वो कहते हैं ना ग्रुप पॉलिसीज टू कीप एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट ऑफ फेयर वैल्यू, उसका मतलब होता है पार्शियल गुडविल। ग्रुप पॉलिसीज टू कीप एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। जब वो कहेगा ना प्रोपोर्शनेट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, प्रोपोर्शनेट, जब भी वो प्रोपोर्शनेट की बात करेगा तो बेसिकली वो पार्शियल गुडविल की बात कर रहा है। ग्रुप पॉलिसीज टू कीप एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, तो बेसिकली वो किसकी बात कर रहा है? पार्शियल गुडविल की भाई। आप वर्डिंग्स देखे ना, वो क्या कह रहा है? ग्रुप पॉलिसीज टू कीप एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। प्रोपोर्शनेट, जो नेट एसेट है उसका प्रोपोर्शनेट। तो आप मुझे फुल गुडविल भी निकाल के दें इसकी, और पार्शियल गुडविल भी निकाल के दें। और थोड़ा सा ये वर्डिंग्स भी देखें भाई। एक में कह रहा है ग्रुप पॉलिसीज टू कीप एनसीआई एट फेयर वैल्यू फुल गुडविल, दूसरे में कह रहा है भाई ग्रुप पॉलिसीज टू कीप एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट पार्शियल गुडविल। डेटा में थोड़ा दिखा देता हूं आपको, ताकि आप जरा बड़े आराम से गुडविल निकाल दें। उसका कह रहे हैं जी बेटा, इसको थोड़ा अटेम्प्ट करें, जैसे भी समझ में आता है आपको, फिर मिलके भी सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, इसको जल्दी से अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। कुछ बच्चों ने आंसर भी माशाल्लाह देना शुरू कर दिया, विच इज रियली गुड। देखें, ए ने 70% होल्डिंग ली है बी में ऐसे ही ए ने कितनी होल्डिंग ली है? 70%। 70% होल्डिंग ली है बी में। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रहा है 2,50,000। वो तो सही है, लेकिन काम का पॉइंट क्या है वो सुनिएगा बेटा। बीपीएलसी का जो शेयर कैपिटल है ना 50,000 है, लॉज और पार वैल्यू 0.5 है। अगर हम शेयर कैपिटल 50,000 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स 1,00,000 आ जाएंगे। मतलब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, शेयर कैपिटल 50,000 को अगर हम 0.5 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स 1,00,000 आ जाएंगे। अब वो कह रहे हैं बीपीएलसी की शेयर प्राइस एट एक्विजिशन $2 है, विच विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू एनसीआई एट एक्विजिशन। बोला यार आपको फेयर वैल्यू एनसीआई चाहिए? आपने कहा हाँ चाहिए। फुल गुडविल में तो आपको फेयर वैल्यू एनसीआई चाहिए ना एट एक्विजिशन। कैसे आएगी? एग्जामिनर कह रहा है एक काम करो, सब्सिडरी की शेयर प्राइस जो एट एक्विजिशन गिवन है उसको इस्तेमाल कर लो एनसीआई की वैल्यू निकालने के लिए। अब सुनिएगा बेटा, पेरेंट की होल्डिंग 70 है तो एनसीआई की होल्डिंग होगी 30। पेरेंट की होल्डिंग 70 है तो एनसीआई की होल्डिंग 30 होगी। तो फेयर वैल्यू एनसीआई कैसे आएगा? सब्सिडी के टोटल 1,00,000 शेयर्स हैं, इसका 30% एनसीआई का हुआ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे $2 से, जो सब्सिडी की शेयर प्राइस है एट एक्विजिशन। तो फेयर वैल्यू एनसीआई आ जाएगी। और फेयर वैल्यू एनसीआई एट एक्विजिशन मुझे चाहिए बेसिकली फुल गुडविल निकालने के लिए। तो आप देखिएगा, जब हम फुल गुडविल कैलकुलेट करेंगे
ए, फुल गुडविल की हम बात कर रहे हैं. कॉन्सोलिडेटेड गुडविल, बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ले लेंगे. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई 2,50,000. इसमें ऐड कर देंगे फेयर वैल्यू एनसीआई. अब जो फेयर वैल्यू एनसीआई आएगा ना एट एक्विजिशन फुल गुडविल में, देखिएगा कैसे आएगा. शेयर कैपिटल 50,000 है, उसको 0.5 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, इसका 30% जो एनसीआई की होल्डिंग है इनटू शेयर प्राइस. बेटा शेयर प्राइस लेंगे एनसीआई की एट एक्विजिशन, शेयर प्राइस लेंगे एनसीआई की एट एक्विजिशन. तो बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 250, फेयर वैल्यू एनसीआई 60,000, दोनों को ऐड कर दें 3,10,000, लेस कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई और फेयर वैल्यू नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन. अब सिंपली गुडविल बतानी है तो बता देते हैं. शेयर कैपिटल ले लेंगे 50,000, कोई शेयर प्रीमियम आई बिलीव नहीं है क्वेश्चन, अगर नहीं है तो नहीं है. रिटेन अर्निंग 70 और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 10. रिटेन अर्निंग्स है 70, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लैंड 10,000. सबको ऐड कर लें भाई, 50 प्लस 70 प्लस 10 130. बेटा 180 आ रहा है, चेक करो यस या नो. बेटा कंसोलिडेटेड गुडविल एट एक्विजिशन 180. बेटा कंसोलिडेटेड गुडविल एट एक्विजिशन 180 आ रही है भाई, ये समझ में आया? सबके पास आ रहा है 180? क्लियर है 180? सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज समझ में आई, फेयर वैल्यू एनसीआई एट एक्विजिशन कैसे आया. अब इंपेयरमेंट लॉस कितना बोल रहा हो? 20%. तो बेटा इंपेयरमेंट लॉस ले लें 20%, 36,000. बेटा गुडविल का कैरिंग अमाउंट 144 आ रहा है. नहीं 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 बेटा, अगर लैंड की जगह डेप्रिशिएबल होता ना, डेप्रिशिएबल एसेट भी होता और 10,000 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होती, गुडविल में तो 10,000 ही आएगा. गुडविल में डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट नहीं आता. $144 carrying amount of consolidated goodwill. Carrying amount of consolidated goodwill. ये तो बेटा फुल गुडविल हो गया ना. अब उसने आपसे पार्शियल भी मांगी है. बी में क्या होगा देखिएगा. कंसोलिडेटेड गुडविल. अब पार्ट ए मौजूद है तो काम आसान हो जाएगा. आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ले लो 250. अब वर्डिंग्स देखें, वो कह रहे हैं हम एनसीआई को प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट पे रखते हैं.
हम एनसीआई को प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट में रखते हैं। जब ये वाली वर्डिंग इस्तेमाल होती है ना, हम एनसीआई को प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट में रखते हैं, तो पार्शियल गुडविल की बात हो रही है। अब सुनिएगा, एट एक्विजिशन नेट एसेट का टोटल 130 है। एट एक्विजिशन नेट एसेट का टोटल 130 है। इस 130 का 20% बेसिकली क्या है, एनसीआई से बिलोंग करता है। तो करेंगे क्या, ये देखेगा, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, नेट एसेट लेंगे, कितना था, 130, इसका 30%, हमारी होल्डिंग कितनी है, 70। जी बेटा, हमारी होल्डिंग 70 है। तो ये 39,000 आता है। $289 सिंपली लेस कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एट एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन जो कि 130 है। ये आ जाएगी बेटा consolidated goodwill at acquisition, consolidated goodwill at acquisition 159, impairment loss 20% है। बेटा 1,59,000 का 20% लें, 31,800। carrying amount of consolidated goodwill, बेटा कैरिंग अमाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड गुडविल आ रहा है 1,27,200। अब एक चीज का फर्क सुनिएगा, ये फुल गुडविल है, जागते रहना बेटा। फुल गुडविल में जो इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है, फुल गुडविल में जो इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है, लॉजिकली ये इंपेयरमेंट लॉस पेरेंट और एनसीए दोनों को एलोकेट होगा। फुल गुडविल में जो इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है वो पेरेंट और एनसीए दोनों को एलोकेट होगा। क्या मतलब, देखिएगा, इसका 70% पेरेंट को जाएगा, इसका 30% एनसीए को जाएगा। अगर मैं डेबिट और क्रेडिट की बात करूं, 70% से रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे क्योंकि हम एसओएफपी के लिए फिलहाल पढ़ रहे हैं। 25,200, 36,000 का 30% ले एनसीए को डेबिट करेंगे 10,800। और बेटा गुडविल 36,000, ये फुल गुडविल चल रहा है। अब बेटा ये पार्शियल गुडविल ओनली बिलोंग्स टू पेरेंट, पार्शियल गुडविल ओनली बिलोंग्स टू पेरेंट। डेबिट क्रेडिट, रिटेन अर्निंग 31,800 और बेटा गुडविल 31,800। चेक कर लें जी, थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। फुल गुडविल के अंदर क्या एंट्री बना रहे हैं, इंपेयरमेंट लॉस की, और पार्शियल गुडविल में इंपेयरमेंट लॉस की क्या एंट्री बना रहे हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव कि क्लियर है, ये सुनो देख लें। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। अभी कोई सवालात है तो बताएं।